नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अब तक। आज खबरें अब तक में बात होगी बीजेपी के नए नवीन युग और रणनीति की, अपर्णा यादव के जरिए बीजेपी में आए भूचाल की और माघ मेले में शंकराचार्य अभियुक्तानंद के बवाल की। इन सभी मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 दिन से धरने पर बैठे अभियुक्तेश्वरानंद को नोटिस मिला। मेला प्राधिकरण ने कहा 24 घंटे में साबित करें आप शंकराचार्य हैं। एमएचए ने बीजेपी को नए अध्यक्ष नितिन नवीन को दी जेड श्रेणी की सुरक्षा। सबरीमाला सोने की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, केरल और तमिलनाडु में छापेमारी हुई। ट्रंप ने लीक किए फ्रेंच राष्ट्रपति के प्राइवेट मैसेज, सीधे डाले गए स्क्रीनशॉट। रायबरेली में बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी छीन रहे गरीबों का हक। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर मौत मामले में नामजद बिल्डर गिरफ्तार। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर संदिग्ध चीज मिली, जांच जारी। ग्रीनलैंड के लोगों ने उड़ाया ट्रंप के नारों का मजाक, टोपी पहनकर कसा तंज। गोवा में रसियन निकला सीरियल किलर, 2 महिलाओं का किया मर्डर, फोन पर मिली 100 लड़कियों की तस्वीर। शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1000 पॉइंट टूटा, निफ्टी 1.50% लुढ़का। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं आज के खास मुद्दे के बारे में। भारतीय जनता पार्टी को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज नया अध्यक्ष मिल ही गया। पार्टी के नए प्रमुख बने 5 बार के विधायक नितिन नवीन का महज 45 साल की उम्र में यह पद संभालना न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी, यहां तक कि यह भी कह डाला कि आज से नितिन ही उनके बॉस हैं। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। दरअसल नवीन का राजनीतिक सफर खास रोमांचक रहा है। विधायक से सीधे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक पद तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं, लेकिन चुनौती भी बड़ी है। अध्यक्ष बनते ही उनका पहला साल चुनावों में व्यस्त रहेगा और इन चुनावों में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब तक सत्ता हासिल करने में सफल नहीं हुई है, आसाम को छोड़कर। इसीलिए पहले ही साल नितिन नवीन की परीक्षा है। नितिन नवीन के सामने शुरुआती चुनौतियां क्या हैं, चलिए वो भी आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी, असम, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी को अपना परचम लहराना है। मगर अफसोस कि असम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास इन राज्यों में पकड़ बहुत कमजोर है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पार्टी की कोशिश रहेगी कि पिछली बार के प्रदर्शन को पीछे छोड़कर इस बार बेहतर परिणाम लाया जाए। इसीलिए नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे केवल चुनावी जीत के बजाय पंचायत से संसद तक पार्टी की मजबूत उपस्थिति बनाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की दैनिक परेशानियों से जुड़े रहना भी होना चाहिए। नवीन के सामने ये चुनौती भी है कि क्या पार्टी की सत्ताधारी छवि को बनाए रखें और संगठन को मजबूत करें। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अब नवीन को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी अलग पहचान बनानी होगी।
नितिन नवीन के अनुभव की बात करें तो नितिन नवीन ने 2006 में पिता के निधन के बाद राजनीति में कदम रखा। पटना पश्चिम से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई। 2010 से उन्होंने बांकीपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। लगातार 4 चुनाव जीतकर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने बिहार में नीतीश सरकार में सड़क निर्माण, शहरी विकास, आवास और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री पद संभाला। पार्टी में भी नवीन ने बीजेवाईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अन्य संगठनात्मक जिम्मेदारियों को निभा कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। खास बात यह भी है कि नितिन नवीन के जरिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल नितिन कास्त जाति से आते हैं। बिहार में इस समाज की आबादी भले ही 1% से कम हो, लेकिन कास्त भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक और भरोसेमंद वोटर रहे हैं। पार्टी का जनाधार जब इतना व्यापक नहीं था, तब सवर्ण ही उनकी ताकत थे। नितिन की नियुक्ति से ये मैसेज तो गया ही कि शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी बीजेपी को सवर्ण याद है। वहीं देश भर में कास्तों की आबादी करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच मानी जाती है। बंगाल में उनकी आबादी 27 लाख के आसपास बताई जाती है। ऐसे में वहां चुनाव में सीधा फायदा मिलने की खास उम्मीद है। देखा जाए तो नितिन नवीन की कहानी सिर्फ एक युवा नेता के सत्ता तक पहुंचने की ही नहीं, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और राजनीति में नई ऊर्जा की भी कहानी है। चुनौतियां बड़ी हैं। चुनाव राज्यों में मजबूत उपस्थिति और पूर्ववर्ती नेताओं की विरासत को बनाए रखना, लेकिन यही वही मौका है जब नवीन अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता दिखा सकते हैं। ऐसे में सवाल बस यही है कि क्या नवीन पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, या उनके सामने आने वाली चुनौतियां पहले ही साल में परीक्षा बन जाएंगी। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है और जनता की नजरें अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर हलचल है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव से तलाक का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव ने अपर्णा को स्वार्थी बताते हुए कहा कि वह सिर्फ मशहूर होना चाहती हैं। इस पोस्ट के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के इर्द गिर्द राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव केवल समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से बीजेपी के लिए भी सिरदर्द बनी है। कैसे, चलिए वो भी आपको बताते हैं। अपर्णा यादव ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उनकी पहली चुनौती थी टिकट की मांग। चर्चा थी कि उन्हें लखनऊ की सीट से बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अपर्णा ने खुद को पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगी। लेकिन एक चर्चा जरूर छोड़ दी गई कि बीजेपी अपर्णा को कोई अहमियत नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, 2022 में टिकट नहीं मिलने के बाद भी अपर्णा यादव की महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई और 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। अपर्णा ने फिर से भारतीय जनता पार्टी पे उपचुनाव का टिकट पाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनी। हालांकि तब भी बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद अपर्णा यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट के लिए दांवपेच लगाई। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दिल्ली तक चक्कर लगाई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कभी गौशाला में सीएम को बुलाना हो या सपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करना हो, अपर्णा हर बार सुर्खियों में बनी रही। सितंबर 2024 में ही थक हार कर बीजेपी ने इन्हें यूपी राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन बड़े पद की इच्छा रखने वाली अपर्णा को ये रास नहीं आया। कई दिनों तक उन्होंने पदभार संभाला ही नहीं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हुई। वहीं अगर हाल ही की बात करें, हाल ही में केजीएमयू धर्मांतरण विवाद में भी अपर्णा ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाईं।
बिना किसी सूचना के अपने समर्थकों के साथ बीसी के चैम्बर में घुसना और हंगामा करना इस मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का केंद्र बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में काफी किरकिरी का सामना करना भी पड़ा। कुल मिलाकर 4 साल में अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती और सुर्खियों का पैकेज दोनों बना दिया है। टिकट की मांग से लेकर बड़े पर्दे की लालसा, महिला आयोग की नाराजगी और केजीएमयू विवाद, हर कदम ने पार्टी के लिए सवाल खड़े किए। अब देखना यह होगा कि पार्टी इस महत्वाकांक्षी नेता की राजनीतिक ऊर्जा को अवसर में बदल पाती है या ये सिरदर्द और गहराता रहेगा, क्योंकि ये तलाक का मुद्दा बीजेपी के लिए भी परेशानी का सबब जरूर बनने वाला है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शंकराचार्य अविमुक्तानंद एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके शिष्यों के संग हुई मारपीट के बाद वे धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगदड़ कराकर उन्हें मारने की साजिश रची गई। फिलहाल पिछले साल कुंभ के समय भी खूब चर्चा और विवादों में रहे। कभी वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हैं तो कभी संत समाज का ही निशाना बनाते हैं। माफ करिएगा, संत समाज को ही निशाना बनाते हैं। कई बार तो उनके शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठाए गए, जिसका जवाब वह अपने तर्कों के हिसाब से देते हैं। हालांकि इस बार जिस तरह से वो चर्चा में आए हैं वो हैरान कर देने वाला है। कब क्या कैसे हुआ, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दौरान अविमुक्तानंद को संगम तट पर पारंपरिक स्नान करने के लिए जाने से रोका गया। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और अनुमति की बात करते हुए उन्हें आगे जाने से रोका, जिससे संतों और प्रशासन के बीच झड़प और हंगामा बढ़ गया। स्वामी जी ने बाद में धार्मिक अधिकारों और अनुयायियों के साथ मारपीट होने का आरोप लगाया, जिसके बाद हुआ ये कि इस विवाद ने जल्दी ही राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन पर संत के प्रति अपसम्मान का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। इतना ही नहीं, स्वामी अविमुक्तानंद खुद धरने पर और अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और समर्थन में सियासी नेताओं ने भी बातचीत हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामले में गलती किसकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मसला जानबूझकर पैदा किया गया हो? चलिए समझते हैं विस्तार से। पहले तो जानिए प्रशासन का क्या कहना है। प्रशासन कह रहा है कि मेले की सुरक्षा नियमों के कारण उन्हें संगम स्नान के लिए पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती थी। पुलिस अधीक्षक माघ मेला ने बताया कि स्वामी जी ने बिना किसी अनुमति के 200 से 250 समर्थकों के साथ पुल नंबर 2 का अवरोधक तोड़कर स्नान घाट की तरफ प्रवेश किया। अगर लाखों लोगों के बीच कोई अनियंत्रित हलचल होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वहीं अगर बात करें स्वामी जी की तो वह कह रहे हैं, चलिए वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। स्वामी और उनके अनुयायियों का कहना है कि धार्मिक अधिकार और परंपरा का उल्लंघन हुआ। उन्हें शाही स्नान और अपनी उपाधि का पारंपरिक अधिकार हासिल है और प्रशासन ने उसे रोक दिया। ऐसे में अगर तय किया जाए कि क्या सही और क्या गलत है तो एक बात तो साफ है कि संवेदनशील स्थिति में स्वामी जी और उनके अनुयायी अनुमति के बिना कार्रवाई और हंगामा कर रहे थे, जिससे विवाद और बढ़ गया। इतना ही नहीं, राजनीतिक बयानबाजी और समर्थकों को लेकर बीसी चैम्बर में घुसना और भी गलत हो गया। ये साफ है कि प्रशासन ने भीड़ सुरक्षा और माघ मेले की व्यवस्था को लेकर कार्रवाई की। उनका उद्देश्य संत को परेशान करना नहीं था, बल्कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा नियम लागू करना था। वहीं स्वामी अविमुक्तानंद भी पूरी तरह दोषी नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने धार्मिक अधिकारों और शंकराचार्य उपाधि की रक्षा करना था। लेकिन यह भी सच है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी रणनीति में थी, जैसे प्रशासन की अनुमति और भीड़ सुरक्षा का ध्यान न रखना, अनुयायियों के साथ हंगामा करना और राजनीतिक बयानबाजी करना। ये सब उनको नहीं करना चाहिए था। देखा जाए तो ये विवाद केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया, ये प्रशासन, राजनीतिक दलों और धार्मिक अधिकारों के बीच टकराव का प्रतीक बन गया है।
सुरक्षा और कानून के पालन में प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन संतों की भावनाओं और परंपराओं की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करना भारी पड़ गया। वहीं अनुक्तानंद जी की महत्वाकांक्षा और समर्थकों के साथ हंगामे ने विवाद को उग्र बना दिया। इस मुद्दे का सबसे बड़ा सबक यही है कि धर्म, कानून और राजनीति का संगम तभी संतुलित रह सकता है जब सभी पक्ष संयम और समझ के साथ आगे बढ़ें, वरना कोई भी धार्मिक उत्सव, चाहे वह माघ मेला हो या संगम स्नान, आसानी से विवाद का अखाड़ा बन सकता है। ये तो थी आज तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा भी एक बात आपसे जरूर करेंगे। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक का एक डीएसपी अपने कार्यालय में एक महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार कर रहा था। वीडियो लगभग 48 सेकंड का है और इसके सामने आने के बाद जनता और सोशल मीडिया में भारी आलोचना हुई। पुलिस विभाग ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है और कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार संबंधित अधिकारी को निलंबित या छुट्टी पर भेज दिया गया है। मगर एक बात जरूर करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कुछ लोग पद और प्रतिष्ठा के नाम पर अपनी हदें भूल जाते हैं। डीएसपी का व्यवहार केवल कानूनन और मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि सत्ता का घमंड और नैतिकता की मौत है। यही हाल है कि जो सुरक्षा देने वाला होता है वही दूसरों की सुरक्षा और इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। प्रशासन और जांच के इंतजार की बात करें तो लगता है कि आरोप लगने के बाद ही कार्रवाई करना पुराना फार्मूला फिर से लागू हो गया है। जनता की नजर में ये केवल एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था की अंदरूनी बर्बादी का आईना भी है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।